बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 8 को देखेंगे। 7 की तरह एग्जाम्पल नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसमें आपसे कहा गया प्रिपेयर रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2016। अब डाटा के मुताबिक हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से अकाउंट आके मेंटेन करनी है। क्या हमें रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाने की जरूरत है या हम लोग सिर्फ प्रोविजन और बैड डेट का अकाउंट बनाएंगे। तो यार देखें, कहते हैं रॉवे एंटरप्राइजेस मेंटेन्स स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स on the basis of individual assessment of its major customers, means that aging analysis नहीं कर रहा। वो अपने जितने भी रिसीवेबल हैं उनमें स्पेसिफिक, गुड और जर्नल को सेपरेट कर रहा है। अब उसके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि स्पेसिफिक कौन कौन से हैं, तो बाकी स्पेसिफिक के अलावा बाकी सारे जर्नल। लेकिन अगर उनमें से भी कुछ गुड होंगे तो वो आपको बता देगा कि इनमें से गुड कौन कौन है। कहते हैं अ जर्नल प्रोविजन इज आल्सो मेड एट 5% ऑफ द रिमेनिंग मंथ एंड बैलेंसेस, मींस दैट जो आपके पास आपके रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस है उस क्लोजिंग बैलेंस में स्पेसिफिक वालों को अलग करने के बाद जो बाकी बैलेंस आपके पास बच जाएगा उसके ऊपर आप लोगों ने 5% क्लोजिंग प्रोविजन जर्नल प्रोविजन चार्ज करनी है। Following information pertains to trade debtors and provision for doubtful debts for the month of August 2016. Opening balances कहते हैं ट्रेड डेटर्स आपके पास 200 मिलियंस के हैं ओपनिंग बैलेंस में। उसमें फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट स्पेसिफिक के तौर पर आपके दो रिसीवेबल्स हैं, बी ट्रेडर्स एंड रे ब्रदर। इनके ऊपर जो आप लोगों ने स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज की बी ट्रेडर्स के 100% बैलेंस के ऊपर चार्ज की और वो आपके पास है 8। अब ये प्रोविजन की अमाउंट है आपके पास। नेक्स्ट कहता है रे ब्रदर्स 60% ऑफ द बैलेंस और वो 60% 6 मिलियन बनता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उससे अमाउंट ड्यू भी 6 मिलियन थी, ये नहीं है। जो भी अमाउंट ड्यू थी हमने उसका 60% लिया तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन की अमाउंट 6 बन गई। मीन्स दैट कि ये जो 6 है ये बेसिकली आप लोगों के पास 60% है एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास इससे जो अमाउंट ड्यू थी वो 10 मिलियन की थी। 10 मिलियन का जब आपने 60% लिया तो आपके पास 6 मिलियन की अमाउंट बन गई। नेक्स्ट कहते हैं जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस है उसका हमने 5% चार्ज किया तो वो हमारे पास आ गया 910। उसने ये तीनों अमाउंट्स 200 में से लेस की तो उसके पास नेट रिसीवेबल्स का बैलेंस आ गया 176.90 और ये आप लोगों के पास ओपनिंग बैलेंसेस थे तो आपके रिसीवेबल्स का ओपनिंग 200 जबकि आपकी प्रोविजंस का ओपनिंग आपने इन तीनों को ऐड कर लेना था तो ये अमाउंट आपके पास बनती है। तो प्रोविजन का ओपनिंग आपके पास ये आ जाएगा और आपके पास नेट रिसीवेबल्स 176.90 के। ये बात क्लियर सब बच्चों को। नेक्स्ट देखिए कहते हैं क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ अमाउंटिंग टू रुपीज 900 मिलियन। इट मींस दैट मुझे रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है, उसका ओपनिंग 200 और उसमें क्रेडिट सेल्स की अमाउंट 900 मिलियन हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट कहते हैं कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स वर 850 मिलियन विच इंक्लूड। अब आपने 850 एज इट इज जाके नहीं लिख देना, आपने उसकी एडजस्टमेंट्स को देखना है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज शामिल हैं। तो आपको बताया गया कि इसमें एक रिकवरी है ऑफ रुपीज 4.5 मिलियन अगेंस्ट ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर। तो हमेशा याद रखिए कि ये अमाउंट कभी भी हमारी कलेक्शंस का पार्ट नहीं बनती, तो आपने इस अमाउंट को जाकर लेस कर देना था और ये आपकी बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर चली जाएगी। ये बात क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं एन अमाउंट ऑफ रुपीज 7.2 मिलियन, लेकिन साथ में देखिए उसने कहा ये अमाउंट शामिल है 7.2 मिलियन की। फिर रिसीव्ड नेट ऑफ 10% डिस्काउंट,
और ये आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट है, और अगर शामिल है तो शामिल होनी भी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस अमाउंट को, शामिल है और शामिल होना चाहिए। आपने इस अमाउंट का कुछ नहीं करना था, लेकिन ये अमाउंट आफ्टर 10% डिस्काउंट थी, तो आपने डिस्काउंट की वैल्यू को फाइंड करना था, क्योंकि डिस्काउंट के अगेंस्ट भी आपके रिसीवेबल्स ने क्रेडिट हो जाना है, डिक्रीज हो जाना है। ऑलराइट, तो देखें 7.2 मिलियन नेट अमाउंट है, तो आफ्टर 10% डिस्काउंट बेसिकली ये आपके पास 90% अमाउंट है, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना था 10% से, तो आपके पास वैल्यू आ रही है। तो आप लोगों ने अपने रिसीवेबल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 0.8 मिलियन का डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करना था। ये एडजस्टमेंट आपको इसलिए दी गई थी, इसका आपकी कलेक्शन से एज सच कोई ताल्लुक नहीं था। कहते हैं इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइसेस डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन सेपरेट लेजर अकाउंट। तो आप लोगों ने रिसीवेबल्स की क्रेडिट साइड पर 0.8 मिलियन डिस्काउंट अलाउड के नेम से ही रिकॉर्ड करना था। फिर कहते हैं रे ब्रदर्स were declared bankrupt and their debt has to be। तो अगर आप लोग देखें प्रीवियस ईयर में रे ब्रदर्स के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज की थी, इससे किसी किस्म की कोई रिकवरीज नहीं हुई, अगर होती तो आपको बता देता। जब रिकवरीज नहीं हुई तो आपने 10 मिलियन को जाकर, जो अमाउंट आपने उससे रिसीव करनी थी, वो जाकर बैड डेट रिकॉर्ड करोगे, ना के 6 मिलियन। ओके, तो फुल अमाउंट आपने बैड डेट के तौर पे रिकॉर्ड कर देनी है 10 मिलियन। नेक्स्ट कहते हैं कस्टमर Taj and Company has disputed certain sales invoicing aggregating rupees 2.8 million which have to be outstanding for more than 1 year. RE estimates that the customer will eventually pay half of the specific debt. Taj and Company 2.8 मिलियन इसकी अमाउंट ड्यू आ जाएगी, और उस पर 50% की प्रोविजन चार्ज कर देनी है, तो 1.4 मिलियन आपके पास स्पेसिफिक प्रोविजन के तौर पर आ जाएगा। कहते हैं अमाउंट एग्रीगेटिंग रुपीज 1.5 मिलियन ड्यू फ्रॉम जर्नल कस्टमर्स और नॉट रिकवरेबल एंड हैव टू बी सिंपली 1.5 मिलियन को आपने जाकर बैड डेट के तौर पर रिकॉर्ड कर देना था। ऑलराइट, आई होप कि अब आप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब यहां पर बेटा आप लोगों को सबसे पहले बनाना पड़ेगा रिसीवेबल्स का अकाउंट। तो उसके लिए यहाँ अब इस अमाउंट को 10 मिलियन को आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास एक अमाउंट 10 मिलियन भी मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास रिसीवेबल का अकाउंट आया, रिसीवेबल अकाउंट ब्रॉट डाउन 200। इसके बाद आपके पास एक प्रोविजन का अकाउंट बनेगा, और इसका ब्रॉट डाउन 23.1। अब फर्स्ट पेज पर कोई ऐसी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एज सच नहीं, यहां पर 900 मिलियन की क्रेडिट सेल्स, और ये 900 आपके पास इधर आ गया सेल्स। उसके बाद यहां पर आए कलेक्शन, और कलेक्शन में से 850 में से सिंपली 4.5 मिलियन ने लेस हो जाना था, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी रिसीवेबल्स की क्रेडिट साइड पर 845 पॉइंट ये आ जाएंगे। उसके बाद डिस्काउंट की बात हो रही थी, और डिस्काउंट की कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं 0.8 मिलियन। नेक्स्ट उसने कहा रे ब्रदर बैंकरप्ट, तो आप लोगों ने बैड डेट्स के तौर पे रिकॉर्ड करना है, और इसका बैलेंस 10 मिलियन, जहां पर आपके पास बैड डेट का अकाउंट बन जाएगा, बैड डेट 10 रिसीवेबल्स के अकाउंट से। नेक्स्ट देखें आपके पास ताज एंड कंपनी की बात की, लेकिन ताज एंड कंपनी का ताल्लुक आपके स्पेसिफिक डेटर से है,
इसको आपने लेके जाना था अपनी वर्किंग्स में। वर्किंग में कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और उसमें जाके स्पेसिफिक में आपने रिकॉर्ड करना था ताज एंड कंपनी, अमाउंट ड्यू इज इसका 50%, 1.4। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब इसकी एडजस्टमेंट्स हो गई हमारे पास। नेक्स्ट कहते हैं 1.5 मिलियन जो कि आपने राइट ऑफ करना है, तो आप लोग रिसीवेबल्स में आए, 1.5 मिलियन बैड डेट, यहां पर 1.5 मिलियन रिसीवेबल्स। इसके अलावा अब क्वेश्चन में और कोई ऐसी बात नहीं थी। यहां से स्पेसिफिक में देखें, दो स्पेसिफिक थे प्रीवियस मंथ में या ईयर में, उसमें से रे ब्रदर्स को आप लोग बैड डेट रिकॉर्ड कर चुके हैं, बी ट्रेडर्स अभी तक मौजूद है, तो 100% प्रोविजन थी। इस मरतबा फिर से अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो दोबारा से 8 मिलियन 100% प्रोविजन चार्ज करेंगे, 8 मिलियन की। ये बात क्लियर? अब आपका रिसीवेबल्स का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहां से आपके पास बैलेंस आ रहा है 1100, तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा 42.2। इसको आपने लेकर आना है इधर 242.2, इसमें से ये दोनों लेस कर दें तो आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी 231.4। इसके ऊपर 5% प्रोविजन चार्ज करेंगे 11 पॉइंट, और इनको ऐड कर दें 20 पॉइंट। ये आपके पास क्लोजिंग प्रोविजन, यहां पर बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा 20.97। अब यहां से देखें तो ओपनिंग प्रोविजन ज्यादा है और क्लोजिंग कम, तो आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू डेबिट साइड पर आएगी 2.13, जो कि बैड डेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी 2 पॉइंट, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हम लोग चार्ज करेंगे 4.87। कितना? 4.87। बैड डेट रिकवर्ड कहाँ हुए हैं? 4.5। 4.5 के जो बैड डेट रिकवर्ड हुए वो यहां पर आ गए। अब आपके पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू 4.87। ये तीन आपके रेलिवेंट अकाउंट्स थे। अब यहां पर देखें बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, तो 4.87 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज हो गया। प्रोविजन में अगर आप लोग देखें ओपनिंग क्लोजिंग 2.13 ही हम लोगों ने चार्ज किया बैड डेट एक्सपेंस को, और रिसीवेबल्स अकाउंट का क्लोजिंग हमारे पास 242 ही आया। आई होप क्या बात इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9, trade debtors account, provision for doubtful debt account and bad debt expense account. Receivables account. The next account is provision, and the last account is bad debt expense. अब देखें जरा इसका डाटा। Following information pertains to global network supplies for the year ended 30th June 2017. Trade debtors as at 1st July 2016. Opening balance मिला 55975. Next is a transaction for the year 30th June 2017. Sales, including cash sales, which is 20% of। अक्सर बच्चे ना यहां पर आके मिस्टेक कर जाती हैं।
अब बच्चों को ये लगता है जैसे 540 इन टोटल सेल्स हैं, उनका 20% हमारे पास आ जाएंगी कैश सेल्स, तो वो 540 का 20% ले लेते हैं और 80% क्रेडिट पे। तो बात गलत है, उन्होंने टोटल सेल्स का 20% आपसे कैश सेल्स नहीं कहा, उन्होंने कहा आपकी क्रेडिट सेल्स का 20% कैश सेल्स हैं, जबकि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मिलकर टोटल सेल्स बनाती हैं। तो यहां पे परसेंटेज में थोड़ा सा ट्विस्ट था कि आपने 540 का 20% नहीं लेना था। ओके, अब इसको किस तरह से सॉल्व करना था, इसके लिए आपको करनी थी छोटी सी वर्किंग कि हमारे पास हमारी कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, और आपको टोटल सेल्स के बारे में उसने बता दिया 540,000। ना तो मुझे कैश सेल्स का पता ना क्रेडिट सेल्स का, तो हम लोग यहां पे एज्यूम करेंगे कि अगर मेरी क्रेडिट सेल्स है एक्स, तो इस एक्स का 20% वो मेरी कैश सेल्स होनी, ये इस तरह से आके रिकॉर्ड होना था। अब यहां से आपने आके एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेना था। ये आप लोगों की है क्रेडिट सेल्स, हमने एक्स क्रेडिट सेल्स को डिनोट किया। अब अगर आप लोग देखें इस क्रेडिट सेल्स का जरा 20% लें, 90,000, 450 आपकी क्रेडिट सेल्स, 90,000 आपकी कैश सेल, तो देखिए आपकी ये टोटल सेल्स कितनी बन जाती हैं 540,000। उसने ये बात आपसे कही थी, उसने ये नहीं कहा था कि टोटल सेल्स का 20%, ये नहीं कहा था उसने। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें उसने टोटल सेल्स का 20% लिया था, लेकिन यहां पर टोटल सेल्स का नहीं था। उसने कहा क्रेडिट सेल्स का 20% कैश सेल्स हैं, तो क्रेडिट सेल्स को हम लोगों ने एक्स अज्यूम कर लिया, तो एक्स का 20% 0.2x, ये मेरी कैश सेल्स हो जाएंगी। जब दोनों को मर्ज करेंगे तो टोटल सेल्स हमारे पास बन जाएंगी 540,000। क्लियर, एक्स की वैल्यू फाइंड की 450, वही मेरी क्रेडिट सेल्स है, यहां पे आके रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर, अच्छा ये 450,000 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स, आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका सब बच्चों को। कहते हैं सेल्स रिटर्न अपॉर्चुनिटी टू क्रेडिट सेल्स 6,300 sales return, then collection from a credit customer including 8.1 million from customer who availed, तो भाई कलेक्शन का पार्ट है और रहेगा, लेकिन इसके ऊपर डिस्काउंट है या आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू है, तो डिस्काउंट अलाउड 8.1 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10 0.9, तो मतलब 900 अमाउंट इन रुपीज 1000 हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 0.9 नहीं लिखना, 900 लिखना है। ये डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू आ गई। क्या ये बात समझ आ गई? प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था। अब देखें कि कलेक्शन में कहीं पर कोई बैड रिकवर तो नहीं है ना। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा नजर आए कि बैड रिकवर नहीं है, तो ये कलेक्शंस आपके बिल्कुल ठीक है, और आपने यहां पर आकर टोटल कलेक्शन लिख देनी है 438,000। क्लियर, नेक्स्ट देखें, कहते हैं GNS maintain specific provision for doubtful debts on basis of assessment of its debtors. In addition, general provision is maintained at 4% of the remaining customer balance if the status of the debtors being considered for the purpose of specific provision is as under. अब जहां पर अगर आप लोग गौर करें ना, तो प्रोविजन का ओपनिंग मुझे नहीं बताया गया, तो मैंने प्रोविजन के ओपनिंग की भी कैलकुलेशंस करनी है और प्रोविजन की क्लोजिंग की भी मैंने कैलकुलेशंस करनी है। अब उसके लिए डाटा हमें कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया गया, कहते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं ना, उनमें मेहरान लिंक, बोलान, डायलिंग, खैबर एंड रॉबी, उसमें 1 जुलाई 2016 के बैलेंसेस सबसे पहले आ गए। अगर आप लोग 1 जुलाई 2016 में देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके ओपनिंग प्रोविजंस के बैलेंसेस क्या आने हैं, और 30 जून 2017 इन बैलेंसेस से आपको पता चलना है कि आपकी क्लोजिंग प्रोविजन किस तरह से आनी है। और यहां पर आपसे कहता है स्पेसिफिक प्रोविजन एज एट 1 जुलाई 2016, तो स्पेसिफिक प्रोविजन की अमाउंट्स ओपनिंग
उसने यहां पर आपको खुद बता दी। तो अगर हम यहां पर कैलकुलेशंस करें ओपनिंग प्रोविजन, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिसीवेबल्स में हमारे पास सबसे पहले शामिल है मेहरान लिंक्स। मेहरान का बैलेंस 400 और इसके ऊपर प्रोविजन 65। तो भाई आपको रेट नहीं बताया गया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे फाइंड हो सकता है 65 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज फाइंड हो सकती है, लेकिन नहीं बताए तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका रिसीवेबल है बोलॉन डायलिंग्स 480 और इस पर प्रोविजन की अमाउंट, अब ये ओपनिंग प्रोविजन है 1 जुलाई पर। फिर नेक्स्ट देखें खैबर 135 एंड 95। अब अगर लास्ट वाले को देखें ना, रॉबी रेस, बेटा प्रीवियस ईयर हमने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोविजन चार्ज नहीं की, तो इसको स्पेसिफिक प्रोविजन का पार्ट ओपनिंग के लिए नहीं बनाना आप लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे ओपनिंग रिसीवेबल्स कितने हैं 55975 ओपनिंग रिसीवेबल्स। आपने ये ओपनिंग रिसीवेबल्स लेकर आने हैं इधर 55970। अब इसमें से आपने ये स्पेसिफिक वाले लेस कर देने हैं 549 और इसका 4% प्रोविजन चार्ज करनी है 2198 और इनको ऐड कर लें 259। ये है आपके पास ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? अब देखें यहां पर ओपनिंग प्रोविजन brought down and the value is कोई इशू? क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा नेक्स्ट देखें, अब इनसे स्टोरी सुनते हैं। भाई मेहरान लिंक का ओपनिंग बैलेंस 400 था लेकिन क्लोजिंग 320 है, मतलब 80 हमें रिकवर हो चुका होगा। फिर इससे हमने इंफॉर्मेशन मांगी, कहता है मेहरान लिंक is facing severe cash flows difficulties. Therefore, a provision at 30% of the outstanding balance is bad debt करने की जरूरत नहीं है। अब आपने इसको स्पेसिफिकली ट्रीट करना है और इसके ऊपर 30% प्रोविजन चार्ज करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस क्या आ जाएगा? अब आप लोगों ने क्लोजिंग प्रोविजन के लिए कैलकुलेशन करनी है। उसमें सबसे पहले स्पेसिफिक में हमारे पास आया मेहरान। अब मेहरान का बैलेंस 320 रिकॉर्ड किया, 320 का 30% 96, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखें बोलान 480 ओपनिंग था, हमने 50% की प्रोविजन चार्ज की हुई थी, क्लोजिंग भी 480 ही है, शायद हमने इसके साथ किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग ही नहीं की और उसने भी हमारे पैसे नहीं दिए। तो अब हमने क्या करना है इसके साथ? कहते हैं द एंटायर अमाउंट नीड्स टू बी सो एज बोलान डायलिंग हैज डिक्लेयर्ड। तो अब आपने अपने रिसीवेबल्स में जाना है और बैड डेट रिकॉर्ड कर 480 और बैड डेट अकाउंट की डेबिट साइड पे जाके इसको रिकॉर्ड कर। अब इसको आप लोगों ने स्पेसिफिक प्रोविजन का पार्ट नहीं बना, ये बात क्लियर। नेक्स्ट खैबर केबल्स 135 ओपनिंग था, क्लोजिंग 90 है, क्या करें? द बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल डिस्प्यूटेड इनवॉइस, मतलब 45 हमें रिकवर हो गया, लेकिन ये जो 90 है ना, ये ओल्ड डिस्प्यूटेड इनवॉइस है जो कि वो हमें पे नहीं कर रहा, तो हमने डिसाइड किया कि इसको भी रिटर्न ऑफ 90 बैड डेट और बैड डेट के अकाउंट में 90 अगेंस्ट रिसीवेबल। रॉबी रेस ओपनिंग हमने इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज नहीं की थी, लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस था वही क्लोजिंग आया, तो उसने आपसे कहा कि रॉबी रेस हैज स्टॉप्ड बाइंग फ्रॉम जीएनएस।
it has been decided to set off rupees 120 payables by GNS means that कहता है कंट्रोल चार्टर में रिकॉर्ड करो। तो इसके लिए आप रिसीवेबल्स के अकाउंट में जाएंगे, पेएबल्स 120। नेक्स्ट, अब देखें फोर्स क्या अभी भी फिर उसने मेरा 460 पे करना है, उसमें से 120 लेस हो चुका, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रह गई है 340, और 340 का हम लोगों ने क्या करना है 25% रॉबी रेस। $85, ये बात क्लियर। अच्छा, अब अपने रिसीवेबल्स को अगर आप लोग देखें, अब इनको हम लोग क्लोज कर सकते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक अब इनको क्लोज नहीं करेंगे क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस कैलकुलेट नहीं हो सकता। अब देखिए हमारे पास क्लोजिंग रिसीवेबल्स क्या आ रही हैं 60085। ये बैलेंस आप लोगों ने आके रिकॉर्ड करना है इधर 600, इसमें से जिस स्पेसिफिक लेस करते हैं तो जर्नल 59425 और इनका वैल्यू 77 एंड द टोटल इज, ये क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस यहां आ जाएगा 255। अब देखिए 2598 एंड 2558 ओपनिंग इज ग्रेटर, ऐसे ही है, तो बैलेंसिंग वैल्यू कौन सी साइड पर, बैड डेट को कितना चार्ज करें 40, ये 40 इधर क्रेडिट साइड पर प्रोविजन, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या चार्ज करें, ये अकाउंट भी क्लोज, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये देखें, ये आपके रिसीवेबल्स आए, उसके बाद ये प्रोविजन का अकाउंट है, तो 40 बैड डेट को चार्ज किया, यहां पर आ गया, तो प्रॉफिट और लॉस को 530 जाके चार्ज किया, और आपने इसकी कैलकुलेशंस को नहीं देखना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने इसकी वर्किंग को देख लिया। इसलिए वर्किंग जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, आप वर्किंग हमेशा ऐसी किया करें। आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर 9 अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है, कोई इशू। एंड द लास्ट वन इज एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल नंबर 10 की रिक्वायरमेंट्स में है कि आपने प्रोविजन का अकाउंट बना के देना है एंड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट बना के देना। तो हमारे पास ये दो अकाउंट्स मेंटेन हो गए, और एंड आई होप कि ये जैसी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हमारी कंप्लीट होंगी उसके बाद एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला अकाउंट है हमारी प्रोविजन का अकाउंट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हमारा बैड डेट एक्सपेंस। देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने हाथों से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को नहीं लिखते अपनी नोटबुक पर, और सिर्फ चले जाते हो बुक के सॉल्यूशन के ऊपर और देखना शुरू कर देते हो, तो आप लोग कुछ भी नहीं सीख रहे, और आप लोग वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि ये अमाउंट जहां से इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये हमने इस तरह कर दिया, लेकिन बेसिकली आपका नॉलेज जीरो है और आपको कुछ भी नहीं आता। वो उस टाइम पे सिर्फ आपको लग रहा था जैसे आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई न्यू क्वेश्चन करने के लिए बैठते हो जिसका सोल्यूशन ना हो, जैसे कि एमसीक्यूज, अब उसमें ये तो पता चल जाता है कि टिक किसको करना है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये टिक करने के लिए हम लोग गए कैसे थे, वो आप लोगों से नहीं सॉल्व होते, और आपका एग्जाम सारे का सारा एमसीक्यूज बेस है, वहां पर आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ following balances were extracted from the records of AE. Trade receivables 31st December 2017 and 31st December 2000, तो ये हमारा रिसीवेबल्स का ओपनिंग और ये हमारा रिसीवेबल्स का, लेकिन इसके साथ स्टेरिंग, और ये स्टेरिंग देखें, कहते हैं आफ्टर राइटिंग ऑफ रिसीवेबल्स ऑफ रुपीज दिस ड्यूरिंग 2000, तो बैड डेट एक्सपेंस से कहा कि ये तो तुम संभालो,
लेकिन इनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी ये डिडक्ट किए हुए हैं। क्लियर? लेकिन अगर कोई एडिशनल एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको कोई बात करे तो आपने वो एडजस्ट करने हैं। सिर्फ उसने 32,000 एडजस्ट किए हुए, वो सिर्फ आपने बैड डेट एक्सपेंस को चार्ज कर देने हैं। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई बात है तो हमारे रिसीवेबल्स ने एडजस्ट होना है। क्या कहता है? कहते कैश ऑफ ₹17,850 was received from MJM traders whose balance has been in 2000। तो 2017 में हमने एक ऐसी अमाउंट रिसीव की जो 2016 में हम राइट ऑफ कर चुके थे। तो यहां पर कहता है द अमाउंट रिसीव्ड was credited to, ये सस्पेंस अकाउंट मींस दैट के रिसीवेबल में अभी नहीं लेकर गया, तो उसे पता ही नहीं चला कि जाना कहां था, तो उसने उसके लिए एक सस्पेंस अकाउंट बना दिया। तो जहां पर देखें तो ये क्या बैड डेट रिकवरी नहीं है? तो बैड डेट रिकवरी को कहां जाना चाहिए? बैड डेट जहां पे जाके लिखेंगे 17,850 और यहां पर आप लोग अब रिकवरी नहीं लिखेंगे। अब ये देखिए, क्रेडिट होना था बैड डेट एक्सपेंस, आपने किसको क्रेडिट किया? अब आप सस्पेंस अकाउंट से कहें कि आपकी हेल्प पूरी हुई, आप डेबिट हो और क्रेडिट होना है बैड डेट एक्सपेंस, तो यहां पर आप सस्पेंस लिखेंगे। ऑलराइट, कि सस्पेंस अकाउंट जितनी अमाउंट से आपने क्रेडिट किया था उतनी अमाउंट से डेबिट कर दिया, तो सस्पेंस अकाउंट नील हो गया, खत्म हो गया, अब उसकी आगे जरूरत नहीं है। ये सस्पेंस अकाउंट बेसिकली आया करता है जब हम लोग अपनी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस के दरमियान एरर करते हैं, तो उन एरर्स को आइडेंटिफाई करवाने के लिए सस्पेंस अकाउंट आता है, और जब तक सारे एरर्स रेक्टिफाई ना हो जाएं तब तक सस्पेंस अकाउंट हमारी हेल्प करता रहता है। और ये हम लोग जाके इन डिटेल्स पढ़ेंगे कैफ 1 FR 1 में, करेक्शन ऑफ एरर्स। ऑलराइट, इसकी अगर मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊं तो इनिशियली जब आप लोगों ने ये अमाउंट रिसीव की थी, आपने अपनी कलेक्शंस का पार्ट नहीं बनाया था, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया और आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये अमाउंट कहां जानी चाहिए। जबकि इन एक्चुअल अगर आप इसकी करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करते तो आप क्या करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करते? आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते और बैड डेट रिसीवेबल्स को, सॉरी बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देते। अब आप भी बैड डेट बैंक अकाउंट को डेबिट करते, उसने भी डेबिट किया, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ऑलराइट, लेकिन मसला कहां पे है कि इन एक्चुअल क्रेडिट किसने होना था? आपने किसको किया? तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री में आप बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट करोगे, लेकिन डेबिट सस्पेंस अकाउंट को कर दो। यही वजह है कि बैड डेट एक्सपेंस में क्रेडिट साइड पर जब मैंने 17,850 लिखा तो उसके रेफरेंस में मैंने बैंक नहीं लिखा, क्योंकि वो पहले रिकॉर्ड हो चुका था, मैंने सस्पेंस अकाउंट लिखा। क्लियर हो गई ये बात? मजीद डिटेल आप लोग FR 1 में जाके पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट देखें, ये न्यूट्रल अकाउंट होता है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को बदल देता है। ये डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, ये एरर्स पे डिपेंड करता है हमारा एरर कौन सी साइड पर है। तो ये एक किस्म का न्यूट्रल अकाउंट होता है। वैसे गुड क्वेश्चन था ये, हर अकाउंट की अपनी कोई ना कोई नेचर मौजूद होती है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट ये आता है जस्ट हमारी हेल्प करने के लिए, तो ये एक न्यूट्रल अकाउंट हमारे पास होता है, ये डेबिट क्रेडिट किसी भी नेचर में जा सकता है। रिसीवेबल्स from no merchants of rupees 31,800 which had been specifically provided for in full in 2000 is to be, कहता है नो मर्चेंट से हम लोगों ने 31,800 रुपए लेने थे,
प्रीवियस ईयर में हमने इस पर 100% प्रोविजन चार्ज की, लेकिन इस साल आकर आपने इस पर राइट ऑफ कर देना है। इसका मतलब अभी तक उसने नहीं राइट ऑफ किया, अब आपने राइट ऑफ करना है, तो मजीद ये बैड डेट हो जाएगा। तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा अगेंस्ट 31,800 रिसीवेबल, और आपके रिसीवेबल का ये जो बैलेंस है, अब ये बैलेंस नहीं है, अब इसने डिक्रीज हो जाना है 31,800 से। अब रिसीवेबल अकाउंट आप नहीं बना रहे थे, तो आप इसको सिंपली इसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि मेरे रिसीवेबल्स ये हैं, उनमें से ये बैड डेट हो गया, ये लेस करेंगे, लेकिन 32,000 इसमें से लेस क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो आपने क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से बैड डेट वो एडजस्ट कर चुका है और कौन से अभी मैंने एडजस्ट करने हैं। क्लियर? लेकिन बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में दोनों आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखें। Specific provision at 75% is to be made against balance of QT bakers amounting to rupees 24,200। ये इस साल प्रोविजन की कैलकुलेशन में स्पेसिफिक प्रोविजन के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर कहता है जर्नल प्रोविजन हम लोगों ने कितनी मेंटेन करनी है, प्रोविजन का ओपनिंग नहीं बताया, तो प्रोविजन के ओपनिंग की कैलकुलेशन भी मैंने करनी है और क्लोजिंग की भी। अब अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इसकी ओपनिंग प्रोविजन की, तो ओपनिंग प्रोविजन में आप लोग देखिए आपके टोटल रिसीवेबल्स कितने थे, 558,800 ओपनिंग रिसीव, और इनमें किसी किस्म की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। 558,800। अब ये देखें क्या ओपनिंग में किसी किस्म का कोई स्पेसिफिक था, तो आंसर है यस, आपके पास ओपनिंग में स्पेसिफिक था नूर मर्चेंट, जिसको 2016 में आपने फुल अमाउंट के साथ स्पेसिफिकली प्रोविजन चार्ज की थी। तो आपने यहां पर आकर स्पेसिफिक के कैटेगरी में नूर मर्चेंट्स को रिकॉर्ड करना है। इसका बैलेंस 31800, रेट एंड प्रोविजन अमाउंट। अच्छा, इसके अलावा और कोई नहीं था, इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस में स्पेसिफिक प्रोविजन की कोई बात नहीं की गई। अगर आपसे इस पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर स्पेसिफिक प्रोविजन की बात की, तो ये क्लोजिंग के लिए है, इसका ओपनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहां पर देखिए आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 527,000 journal provision at a rate of, and the amount is 21080, and the opening provision is 52, ये जाके आपने रिकॉर्ड करनी है 528,800। क्या ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? 80 कर दो, एक 0 ही तो बढ़ाई थी, वो भी नहीं करने दिया। अब क्लोजिंग प्रोविजन की अगर हम लोग बात करें उसकी कैलकुलेशन की, तो आपने सबसे पहले यहां से एडजस्टेड रिसीवेबल देखने हैं। तो अब जो आपने क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट करनी है वो 618,500 पर नहीं करनी, इसमें से ये बैड डेट लेस की है, तो आपके पास एडजस्टेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे 486,700। अब जब आप लोगों ने क्लोजिंग प्रोविजन के लिए देखा, क्लोजिंग प्रोविजन, तो इसमें भी एक स्पेसिफिक मौजूद है और इसका बैलेंस है हमारे पास 75%। ये वो वाला क्यूटी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, ये वो क्यूटी नहीं है, तो सोच लिया करो।
24,200, इसका 75%, 18150। अब आपके एडजस्टेड रिसीवेबल्स बन रही हैं 586। अब इस स्पेसिफिक में क्या हम लोग नूर मर्चेंट को भी लेकर आए? क्यों? वो बैड डेट रिकॉर्ड हो चुका है। अगर ये बैड डेट रिकॉर्ड ना हुआ होता तो इसने दोबारा से स्पेसिफिक का पार्ट बन जाना था और सेम रेट के मुताबिक आना था। इसके बैलेंस को अब राइट ऑफ कर दिया तो अब क्लोजिंग प्रोविजन की कैलकुलेशन में इसका पार्ट नहीं है। क्लियर? अब देखिए आपके पास जर्नल कितने बनते हैं? 562 और इसका एंड अमाउंट इज 225 and the closing balance is 4065। ये क्लोजिंग प्रोविजन 40650। अब यहां से देखें आपके पास प्रोविजन का बैलेंस कम हुआ, डेबिट साइड पर बैड डेट बैलेंसिंग अमाउंट एंड द अमाउंट इज, और ये बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो देखिए हमारे पास क्या डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ही ज्यादा है 63800, 638। इसमें से ये दोनों लेस कर दें 337। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस आप लोग जाके चार्ज करोगे। ऑलराइट, और बैलेंस शीट में जो आपने अपने रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करने हैं वो यहां से उठाया करें क्लोजिंग प्रोविजन की कैलकुलेशन से। ये एडजस्टेड रिसीवेबल्स 586,700 में से लेस कर देंगे क्लोजिंग प्रोविजन 40650। तो आप लोगों के पास नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 528 150 नहीं आ जाएगा 568,700 में से लेस कर देंगे 4650 क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस 528 150 नहीं आ रहा, ओके 050। ये नेट रिसीवेबल्स आपके पास आ गए। ऑलराइट, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। 586,700 में से 40,650 लेस कर दें 546, तो ये आ जाएंगे हमारे करंट एसेट्स के तौर पर। तो मैं यही तो कह रहा था आप लोगों से। आई होप कि आपको एग्जांपल नंबर 10 अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा बेटा, अब आप लोगों ने जाकर सिर्फ फोकस करना है अपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पर, और नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी। सिर्फ वो क्वेश्चन जो आप मुझसे कहेंगे, सारे नहीं। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।